हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है जिसमें आपको एकदम पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नवीन राज्यों का उदय। तो नवीन राज्यों के उदय में हमने मैसूर पढ़ा था और हमने सिख राज्य पढ़े थे। और आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वह है बंगाल। और इससे पहले हम लोग अवध राज्य को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो जाके नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ से सारे लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नवीन राज्यों के उदय में बंगाल राज्य। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक सी बातें जान लेते हैं बंगाल के बारे में। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बंगाल के राजाओं की तरफ। ये चैप्टर जो है यहाँ से काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो हम इस चैप्टर को, बंगाल राज्य को, हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग बंगाल की कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे और बंगाल के राजाओं के बारे में जानेंगे जो बंगाल के शासक रहे थे। और दूसरे पार्ट में बहुत जो बंगाल में जो युद्ध हुए थे, प्लासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, मीर जाफ़र, मीर कासिम है, इनके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि जब मैं आपको पढ़ा रहा था उत्तर मुगल काल, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जब बहादुर शाह प्रथम जब राजा बनता है तो वहीं से मुगल शासक जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि जितने शक्तिशाली वो पहले थे उतने शक्तिशाली वो बाद में नहीं रह पाते हैं। तो इसी क्रम में क्या होता है, 18वीं शताब्दी में, देखिए दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं 18वीं शताब्दी है क्या। आप देखिए, 18वीं शताब्दी ऐसा नहीं कि अब 1801 को 18वीं शताब्दी कहेंगे, ऐसे नहीं। 18वीं शताब्दी बोलेंगे हम 1700 से लेकर 1799 तक। कौन सी हो जाएगी? 18वीं शताब्दी। ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें बहुत से बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। तो 18वीं शताब्दी के बंगाल का सबसे पहले हम लोग जानेंगे। जो हम बंगाल के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, तो उस समय जो बंगाल का विस्तार था वो कहाँ कहाँ था। तो देखिए, जो वर्तमान में जो बंगाल है, सिर्फ इतना ही बंगाल नहीं था। बंगाल में बहुत से स्थान शामिल थे। उन स्थानों के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी का जो बंगाल था उसमें ढाका, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा और बांग्लादेश, ये सारे के सारे जो इसमें वर्तमान में जहाँ हैं, ये सारे के सारे पहले बंगाल राज्य में ही स्थित थे। तो होता क्या है कि जो उत्तरवर्ती मुगल शासक होते हैं वो काफ़ी कमज़ोर शासक सिद्ध होते हैं। इसी क्रम में क्या होता है, काफ़ी सारे नए राज्यों का उदय होना शुरू हो जाता है। जैसे किसी क्षेत्र में किसी व्यक्ति का प्रभाव है तो वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता था और अपने एक राज्य की स्थापना कर देता था। तो उसी क्रम में जैसे हमने मैसूर पढ़ा था कि मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा था, वैसे ही हमने अवध राज्य पढ़ा था। अवध राज्य हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा है बंगाल राज्य। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ढाका जो उस समय का बंगाल था 18वीं शताब्दी का, उसमें ढाका, पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा उसमें शामिल थे। इतना आपको याद रखना है। और देखिए, अब हम बंगाल के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं। देखिए, अंग्रेज़ों ने बंगाल में पहली अपनी फैक्ट्री खोली थी 1651 ईस्वी में। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है और आएगा भी, इसलिए आपको याद करना है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब खोली थी? 1651 ईस्वी में। और इसमें अनुमति किसने दी थी? शाह शुजा ने अनुमति प्रदान की थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शाह शुजा से भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। फिर उसी क्रम में क्या होता है, देखिए, 1651 ईस्वी में ही अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, अंग्रेजों जो भारत में अपना जो इतना राज, उन्होंने अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था, इसके पीछे कहीं ना कहीं मुगल शासकों की भी भूल हुई है। क्योंकि मुगल शासकों ने उनको आने का बहुत ज़्यादा बढ़ावा उनको दिया था आने के लिए, जिस कारण से अंग्रेजों की सत्ता जो थी भारत में काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। तो देखिए क्या होता है, 1651 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया भाई, 3000 रुपये वार्षिक कर दिए मुगल राजा को और उसके बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर ली। इतने बड़े क्षेत्र जब उनको मिल गए अंग्रेजों को, देखिए बंगाल, बिहार और उड़ीसा मात्र 3000 रुपये में, तो अंग्रेजों को तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता था। तो और यह सबसे पहले व्यापारिक छूट भी थी, ये भी याद रखेंगे आप। और यह किसने दी थी? शाह शुजा ने दी थी। अंग्रेजों को सबसे पहले व्यापारिक छूट कहाँ मिली थी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। कब मिली थी? 1651 ईस्वी में। चलिए ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर वही बात आती है कि कुछ काम किसी राजा ने किया, कुछ काम किसी राजा ने किया। शाह शुजा ने तो इतना काम कर दिया था जो कम पड़ गया भाई मुगलों के लिए, वो भी कम पड़ गया भाई। उनका तो मुगल तो चाहते थे अंग्रेज आ जाएं बस भारत में, वही राज करें, हमको पैसा मिलता रहे फ्री फंड का। लेकिन ऐसा कहाँ होता है भाई। अगर कोई किसी
किसी जगह पर अपना राज कर रहा है, अगर कोई अपनी कंपनी खोल रहा है तो वो भी तो सोचेगा ना कि मेरा भी फायदा हो। तो उसी क्रम में अंग्रेजों ने भी यही सोचा। पहले तो उन्होंने क्या किया, मुगल शासकों को पहले उन्होंने कुछ पैसे दिए, पैसों का लालच दिया, और मुगल जो है उस लालच में आ गए और कुछ राज्यों की दीवानी अपने नाम पर कर ली और दीवानी के नाम पर मनमानी करने लगे, और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया और मुगल शासकों को उन्हें साइड कर दिया। तो 1698 ईस्वी में सूबेदार अली मुसान ने क्या किया, कंपनी को सूतानाती, कालिकाता और गोविंदपुर की जिम्मेदारी सौंप दी। देखिए सूतानाती कहाँ है, बंगाल में है। कलिकाता वर्तमान, पहले कलकत्ता को कलिकाता ही बोला जाता था, गोविंदपुर भी वहीं पर है। तो मैं इसके बारे में शायद आपको ये अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ। ये वाला मैटर जो है मैं पिछली वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। तो 1698 ईस्वी में सूबेदार अजी मुसान ने क्या किया, कंपनी को सूतानाती और कालिकाता गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों को सौंप दी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट ने भी 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान कर दी थी। मतलब जो मुगल शासक थे बिल्कुल ही उन्होंने तो प्रण ये ले लिया था कि मतलब अंग्रेजों को हमने सब कुछ दे देना है, बस हमको वहाँ से पैसा प्राप्त होते रहे। देखिए कितने मुख्य मुख्य क्षेत्र उन्होंने अंग्रेजों को दे दिए थे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो थे, इतने बिहार था और वो गोविंदपुर था, उड़ीसा था, तो इतने इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र थे वो अंग्रेजों को उन्होंने सौंप दिए थे, जहाँ से उनकी अच्छी खासी आमदनी हुआ करती थी और अंग्रेजों ने भी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। देखिए फिर उसके बाद होता क्या है, मुर्शिद कुली खां, यहाँ से शुरुआत हो रही है। वो बंगाल, अभी तो मैं भूमिका बना रहा था, अभी तक तो बंगाल राज्य की, अभी तक मैं अभी आपको भूमिका समझा रहा था। ये मत सोचिए कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल आप सोचेंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ऐसा नहीं। ये बन रही है भूमिका, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में जानने से पहले आपको उसकी भूमिका को जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि भैया बंगाल राज्य का उदय कैसे हुआ, क्यों होता है, ये आपको जाननी बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए फिर क्या होता है, मुर्शिद कुली खां 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बन गया। औरंगजेब ने क्या किया 1700 ईस्वी में, देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो 1707 ईस्वी से पहले तो औरंगजेब ही राजा था ना। तो 1700 ईस्वी में औरंगजेब ने क्या किया, मुर्शिद खां को बंगाल का दीवान बना दिया। बंगाल का दीवान बना दिया, किसने बनाया, याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान किसने बनाया। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, औरंगजेब ने। अब देखिए जब यहाँ का दीवान बन गया तो इसने अपनी जो कुछ ऐसी अपनी चीज़ें, अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसके कारण से देखिएगा 1717 का काल आ गया। तो यहाँ पर था राजा फर्रुख हसियार, मुगल शासक। तो इस फर्रुख हसियार ने क्या किया, मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार घोषित कर दिया। देखिए ये बन गई हमारी भूमिका। बंगाल पर राज्य, जो स्वतंत्र बंगाल है, अंग्रेजों से स्वतंत्र बंगाल जो मुगलों से जो एक स्वतंत्र राज्य बनना शुरू हो रहा था, तो यहीं से शुरू हो रहा है। देखिए मुर्शिद कुली खां को 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान बनाया औरंगजेब ने, ठीक हो गया। उसके बाद फर्रुख हसियार क्या करता है, 1717 ईस्वी में उसे बंगाल का सूबेदार घोषित कर देता है। चलिए ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए हमारे यहाँ बंगाल जो हैं उनमें राजाओं के आने का क्रम शुरू हो गया है, लेकिन जो पहले राजा थे उनको राजा नहीं कहा गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा ये बातें, पहले हम लोग जान लेते हैं मुर्शिद कुली खां के बारे में। देखिए 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक इसका काल रहा था, कहाँ, बंगाल में। और इसने इसके साथ ही क्या किया था, 1719 ईस्वी में उड़ीसा को बंगाल राज्य में मिला लिया था। मतलब कि यार ये कहें कि 1719 ईस्वी में उड़ीसा भी इसको प्राप्त हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि 1719 ईस्वी में जो उड़ीसा बंगाल में कब सम्मिलित हुआ था, किसके शासन काल में सम्मिलित हुआ था, तो मुर्शिद कुली खां के काल में। आपको याद रखना है दोस्तों। या फिर कहें कि बंगाल राज्य में उड़ीसा कब सम्मिलित हुआ था, 1719 ईस्वी में। आपको क्वेश्चन कैसे भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको हर तरीके से तैयार रहना है। तो इसके समय में कुछ विद्रोह भी हुए हैं, उन विद्रोह के बारे में जान लेते हैं। देखिए वो विद्रोह क्या थे, देखिए पहले तो हम लोग ये जान लेंगे कि बंगाल को पृथक रूप से प्रारंभ करने वाला प्रथम शासक कौन हुआ था। देखिए अभी तक अभी कोई शासक देखा नहीं होगा आपने, जब से बंगाल पढ़ा रहा हूँ। तो पहला शासक कौन आता है, मुर्शिद कुली खां। लेकिन ये यहाँ पर सूबेदार होता है, अभी ध्यान रखिएगा आप, सूबेदार। ये यहाँ पर अभी तक क्या था, सूबेदार। चलिए ठीक है। तो बंगाल को पृथक रूप से प्रारंभ करने वाला पहला शासक कौन था, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, मुर्शिद कुली खां। और इसके शासनकाल में कुछ विद्रोह भी हुए थे, उन विद्रोह के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए पहला विद्रोह किया था सीताराम राय और उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने, और दूसरा होता है सुजात खान ने, और तीसरा होता है नजात खां के द्वारा।
और जो ये तीनों के तीनों थे, ये लोग जितने भी ये लोग थे दोस्तों, ये सब के सब जमींदार थे। जमींदारों के द्वारा ही मुर्शिद कुली खां के समय में 3 विद्रोह किए गए थे। चलिए ठीक है, इतना आपने जान लिया। अब हम लोग जान लेते हैं इसने कुछ कार्य भी किए थे मुर्शिद कुली खां ने बंगाल के लिए, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मुर्शिद कुली खां के बारे में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। इजारेदारी प्रथा का इसने आरंभ किया था। इजारेदारी जो प्रथा है वह कृषि से संबंधित है। साथ ही इसमें क्या किया था, किसानों को तकावी ऋण भी दिया था। अब तकावी ऋण क्या होता है? तकावी ऋण ये होता है कि कृषि को उन्नत बनाने के लिए या फिर कहीं कृषि को अच्छा बनाने के लिए, उसकी उपज को अच्छा बनाने के लिए एक ऋण दिया जाता था किसानों को, उसी ऋण को बोला जाता था तकावी ऋण। और इजारेदारी प्रथा भी इसने आरंभ की थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, हमारा जो मुर्शिद कुली खां था उसकी तो हो जाती है मृत्यु, और उसकी देखिए एक बात और होती है कि मुर्शिद कुली खां का जो है कोई पुत्र नहीं होता है, जिस कारण से उसका दामाद जो होता है वो बनता है उसका उत्तराधिकारी, और उस दामाद का नाम क्या था? सुजाउद्दीन। याद रखेंगे कि मुर्शिद कुली खां का दामाद ही अगला उत्तराधिकारी बना था बंगाल राज्य का। इसका जो शासनकाल रहा था वह रहा था 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक। इसके समय में भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना होती है, जैसे मैंने भी आपको बताया था मुर्शिद कुली खां के समय में 1719 ईस्वी में उड़ीसा जो राज्य था वो उसे प्रदान किया गया था। और इसके समय में देखिए 1733 ईस्वी में बंगाल राज्य, बिहार को बंगाल में मिला लिया गया था। आपको दोनों ही डेट याद रखनी दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये एग्जाम में पूछता रहता है, ध्यान रखिएगा। 1719 ईस्वी में उड़ीसा बंगाल के कब्जे में किसके शासनकाल में आया था? मुर्शिद कुली खां के काल में। और बिहार को बंगाल में कब मिलाया गया था? 1733 ईस्वी में, सुजाउद्दीन के काल में। चलिए ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद अगला देखिए, छोटे छोटे राजा हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते भी नहीं हैं, 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं, जो बनते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। छोटा छोटा इनका शासनकाल रहा है। चलिए ठीक है। सुजाउद्दीन के बाद अगला जो राजा बनता है वो बनता है सरफराज। इसका भी शासनकाल छोटा सा रहता है, 1739 ईस्वी मात्र में यह शासन करता है, और सुजाउद्दीन का पुत्र होता है। लेकिन इसके काल में एक घटना होती है, एक गिरिया का युद्ध इसके काल में लड़ा गया है दोस्तों। गिरिया का युद्ध कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि गिरिया का युद्ध कब हुआ था। तो गिरिया का युद्ध होता है 1740 ईस्वी में, और ये किसके मध्य हुआ था? सरफराज व अलीवर्दी खां के मध्य में। और जो यह अलीवर्दी खां है ये कौन था? देखिए, जो अलीवर्दी खां था, जो यह एक बिहार था, बिहार का एक सूबेदार था। तो इसी ने क्या कहता है, विद्रोह कर दिया था। इसके विद्रोह को दबाने के लिए सरफराज को वहां जाना पड़ा था, जिसके कारण से युद्ध होता है 1740 ईस्वी में। उस युद्ध का नाम है गिरिया का युद्ध। नोट कर लेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो यह युद्ध होता है सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में। और इसके बाद क्या होती है दोस्तों, इसकी हो जाती है हार, किसकी? सरफराज की। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में बन सकता है कि गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में जो गिरिया का युद्ध हुआ था उसमें किसकी हार हुई थी? वह हुई थी सरफराज की हार हुई थी, और अलीवर्दी खां की उसमें जीत हुई थी। और देखिए, इसकी एक उपाधि भी थी, हैदर जंग की उपाधि। आपको याद रखनी है दोस्तों कि हैदर जंग की उपाधि किसकी, किस बंगाल शासक की उपाधि हैदर जंग की थी, या फिर कहें कि हैदर जंग किस बंगाल शासक की उपाधि, किस बंगाल शासक की उपाधि थी? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सरफराज। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, एक बात और यहाँ से इंपॉर्टेंट ये होती है कि गिरिया के युद्ध में 1740 ईस्वी में सरफराज हार गया है, अलीवर्दी खां जीत गया है। तो अगला जो नवाब बनता है बंगाल का वो बनता है अलीवर्दी खां। देखिए, अलीवर्दी खां से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो काल रहा था वो कब तक रहा था। 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, और 1740 ईस्वी में यह बंगाल का नवाब बनता है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है कि अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना था, क्योंकि यह पहले सूबेदार था और सरफराज खां को यह हरा के आया हुआ था गिरिया के युद्ध में, और युद्ध को हराने के बाद इसने स्वयं को नवाब घोषित कर दिया, और 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। दोस्तों छुपे हुए क्वेश्चन फिर से आ गए हैं। देखिए, मैं हर वीडियो में आपसे कहता हुआ आ रहा हूँ, छुपे हुए क्वेश्चन यही होते हैं, छुपे हुए क्वेश्चन। अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1740 ईस्वी में। चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसने किया क्या, ये जो शासक था ना अलीवर्दी खां, ये बहुत ही चालाक किस्म का था। इसने क्या किया कि मुगल सम्राट को इसने कुछ पैसे दिए। जैसे कि इसने जब अलीवर्दी खां का शासनकाल चल रहा था उसमें जो मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह रंगीला।
तो इसने क्या किया, मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए घूस दिए और अपने पद को स्थायी बना दिया। मतलब अभी तक तो जो पद चले आ रहे थे वो स्थायी नहीं थे, या फिर कहें कि किसी भी समय हटाए जा सकते थे, लेकिन इसने दूरदर्शिता का परिचय दिया। और जो मोहम्मद शाह रंगीला, आपको मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में तो जानते ही हैं। वो मोहम्मद शाह रंगीला थोड़ा अजीब प्रकार का व्यक्ति था, भोग विलास में लिप्त रहता था, राजकाज से उसको कोई मतलब रहता नहीं था। अब फ्री फंड के उसको 2 करोड़ रुपए मिल जाते हैं तो वो स्वीकार कर लेता है और अली वर्दी खां को स्थायी राजा बना देता है। मतलब कि ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों कि किस मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को स्थायी किस बंगाल के शासक ने किया था, अली वर्दी खां ने। या फिर ऐसा बन जाएगा, अली वर्दी खां ने 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को स्थायी बना दिया, उसमें मुगल बादशाह कौन था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब क्या होता है दोस्तों, अलीवर्दी खां के बारे में कुछ और बातें हैं। देखिए इस समय मराठा भी जो अपने चरम स्तर पर थे, मराठे भी इसमें काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे और बंगाल राज्य का तो इस समय उदय ही हुआ था। तो मराठों ने अलीवर्दी खां को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था कि कब मतलब ऐसा कोई दिन नहीं होता था, कोई महीना नहीं होता था जब मराठे अलीवर्दी खां के ऊपर या फिर बंगाल के ऊपर आक्रमण नहीं करते थे। तो मराठों ने अलीवर्दी खां को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। इसके बाद क्या होता है कि बाद में जो अलीवर्दी खां होता है, इसने मराठा सरदार रघु जी से 1751 ईस्वी में एक संधि कर ली। और इस संधि में होता क्या है दोस्तों, अलीवर्दी खां को मराठाओं ने उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देना स्वीकार कर लिया। देखिए अभी तक जो उड़ीसा प्रांत किसके पास था? बंगाल राज्य के पास था। अब देखिए जब यह संधि होती है 1751 ईस्वी में, इस संधि के द्वारा क्या होता है, अलीवर्दी खां ने मराठाओं को उड़ीसा प्रांत भी दे दिया और साथ ही में 12 लाख रुपया वार्षिक कर चौथ देना भी स्वीकार कर दिया। और यह संधि कब होती है? 1751 ईस्वी में। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में जब 4-5 क्वेश्चन बनते हैं तो उस क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। छुपे हुए क्वेश्चन मैं इन्हीं को बोलता हूँ, जो छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं, इनको आप पढ़ते नहीं हैं, जिस कारण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए ठीक है, कुछ 1-2 पंक्तियां हैं, देखिए कि ये पंक्तियां किसके लिए कही गई है, हम पहले ये जान लेते हैं। देखिए अलीवर्दी खां ने यूरोपियों के लिए एक बात कही है और यूरोपियों की तुलना उसे मधुमक्खी से की है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसा बन जाता है एग्जाम में कि अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना किससे की है, तो अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की है। और क्या कहा है? कहा कि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। बात भी सही थी। अगर जब तक आप अंग्रेज़ों के पक्ष में रहते हो, अंग्रेज़ों की गुलामी करते हो, तो आपकी चांदी ही चांदी है, लेकिन जैसे ही आपने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो आपका पत्ता साफ। देखिए इसने सही बात की थी अलीवर्दी खां ने कि इन्हें छेड़ा ना जाए तो यह शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। ये कथन भी दोस्तों पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि ये वाला जो इन्हें छोड़ा ना जाए तो यह शहद देंगी और छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी, यह किसने कहा था? तो यह कहा था अलीवर्दी खां ने। तो देखिए अलीवर्दी खां का कोई पुत्र तो था नहीं, जिस कारण से उसने क्या किया, अपना उत्तराधिकारी अपनी लड़की के इसकी 3 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी इसकी। पहले मैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आपको 3 लड़कियों के बारे में। देखिए जो इसकी 3 लड़कियां थी उनमें से पहली का जो विवाह हुआ था वह हुआ था ढाका के राजा से, और दूसरी जो उसकी पुत्री थी उसका विवाह हुआ था पूर्णिया नामक एक स्थान था, वहाँ से दूसरी पुत्री का विवाह हुआ था। और जो तीसरी पुत्री थी उसका विवाह हुआ था पटना के शासक से। तो जो और दोस्तों इसके काल में क्या होता है, ये जितने भी मतलब इसकी जैसे 3 लड़कियां हुई थी, 3 लड़कियां देखिए 3 लड़कियां इसकी होती हैं दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि देखिए इसके काल में ही इसके तीनों के तीनों दामाद की हो जाती है मृत्यु। ये भी एक संयोग ही रहा होगा कि इसके जीवन काल में ही इसकी जो तीनों पुत्रियां जो हैं विधवा हो जाती हैं और इनके पतियों की हो जाती है मृत्यु। अब समस्या यह आ जाती है कि अगला जो है उत्तराधिकारी किसे बनाया जाए। तो अलीवर्दी क्या करता है, जो अलीवर्दी खां होता है वह क्या करता है, उसकी जो सबसे छोटी बेटी होती है, उसकी छोटी बेटी के पुत्र को, जिसका नाम होता है सिराजुद्दौला, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन यहाँ से भी कुछ विवाद होने शुरू हो जाते हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है किसको? सिराजुद्दौला को। कब किया? 1756 ईस्वी में। 1756 ईस्वी की डेट आ गई है, जहाँ तक आपको कुछ बातें याद आने लग गई होंगी। चलिए अगर याद नहीं आ रही हैं तो मैं आपको बताता हूँ।
अब देखिए दोस्तों, सिराजुद्दौला जैसे ही गद्दी पर बैठ गया है, यह अलीवर्दी खां के सबसे छोटी पुत्री का पुत्र था। अब देखिए, लेकिन उसकी दो पुत्रियां तो और थी ना अलीवर्दी खां की, तो उन दो पुत्रियों ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया, या फिर वो यह चाहती थी कि हमारे पुत्र जो है गद्दी पर बैठें। जैसे पहली दो पुत्रियों के जो उसकी दो पुत्रियां थी, उनके पुत्रों को तो गद्दी पर नहीं बैठाला अलीवर्दी खां ने, लेकिन जो उसकी तीसरी पुत्री थी, उसका जो पुत्र था सिराजुद्दौला, उसको उसने गद्दी पर बैठा दिया। इस कारण से क्या होता है, उसकी जो दोनों पुत्रियां हैं वो उससे मतलब नाराज हो जाती हैं, और गद्दी पर जब वह बैठता है तो सिराजुद्दौला उसके तीन शत्रु होते हैं। तो उनमें से एक पूर्णिया का नवाब शौकत जंग होता है, और उसकी मौसी एक होती है घसीटी बेगम, इन और तथा अंग्रेज, ये तीन इसके मुख्य शत्रु होते हैं। तो सिराजुद्दौला 1756 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक ही नवाब बन पाता है, ज़्यादा इसका शासनकाल रहता नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि कलकत्ता को अली नगर नाम किसने दिया था? तो कलकत्ता को अली नगर नाम दिया था सिराजुद्दौला ने। कलकत्ता पर इसने आक्रमण किया था, तो इसी कारण से वहाँ पर शायद ये विजय प्राप्त कर ली थी, इसने इसको अली नगर नाम दिया था। और देखिए इसी के काल में क्या होता है दोस्तों, एक युद्ध होता है मणिहारी का युद्ध। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि मणिहारी का युद्ध कब हुआ था। आपको याद रखना है कि मणिहारी का युद्ध 1756 ईस्वी में हुआ था। और क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है कि मणिहारी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। आपको याद रखना है, मणिहारी का युद्ध सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में हुआ था। जो शौकत जंग कौन था? यह था पूर्णिया का नवाब। ठीक है, इतना आपको सिर्फ इतना याद रखना है दोस्तों कि सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को नाम दिया था अलीनगर, और मणिहारी का युद्ध होता है 1756 ईस्वी में, और यह किसके मध्य होता है? सिराजुद्दौला और शौकत जंग के मध्य में, जिसमें शौकत जंग की हो जाती है इसमें हार। चलिए ठीक है, अब देखिए एक महत्वपूर्ण घटना का यहाँ पर उजागर हो रही है। वो घटना क्या है मैं बताता हूँ। देखिए यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध, आपको मैंने पहले भी एक बार बता दिया है कि यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में पढ़ा चुका हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर से चलो जान लेते हैं। 1756 ईस्वी में यूरोप में क्या होता है कि सप्तवर्षीय युद्ध वहाँ शुरू हो जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में शुरू हो जाता है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी क्या करते हैं, जो भारत में उनके जो गोदाम होते हैं, उनके जो महल होते हैं, उनको दुर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि सिराजुद्दौला कहता है कि भैया तुम अपने जो अपने गोदामों को तुम दुर्ग कर रहे हो, आप वो दुर्गीकृत उनको करना बंद कर दो, या फिर उसमें जो दीवार आप दुर्ग का मतलब क्या होता है? दुर्ग का मतलब ये होता है किसी चीज़ की सुरक्षा के लिए एक दीवार को बनाना। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने क्या किया, जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ, उनको यह डर लगा कि ये जो अंग्रेज हैं वो हमारे इलाके में आक्रमण कर देंगे, और अंग्रेजों को क्या लगा कि जो ये फ्रांसीसी हैं वो हमारे इलाकों में आक्रमण कर देंगे। इसी कारण से उन्होंने अपने गोदामों में क्या किया, उनको दुर्गीकृत करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बात से सिराजुद्दौला नाराज हो गया। अब सिराजुद्दौला कहता है कि भैया तुम मान जाओ अभी भी मेरी बात, आप दुर्गीकृत मत कीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये सिराजुद्दौला इस पक्ष में कभी रहता ही नहीं था कि अंग्रेज जो हैं अपने आप को मजबूत स्थिति में लाएं, क्योंकि अगर वो दुर्गीकृत कर लें अपने आप को, तो वहाँ से जो उनकी सेना थी उसके लिए उससे बहुत फ़ायदा मिलता था। तो सिराजुद्दौला के मना करने पर फ्रांसीसी तो मान गए, परंतु अंग्रेज नहीं मानते हैं। अंग्रेज तो पहले से ही टेढ़े रहे हैं ना, मैंने आपको बताया, छत्ता है मधुमक्खी का बिल्कुल ही वैसे ही बिना मतलब के भी काट लेती हैं कभी कभी। तो सिराजुद्दौला के मना करने पर फ्रांसीसी तो मान जाते हैं, परंतु अंग्रेज नहीं मानते हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है दोस्तों, सिराजुद्दौला को आ जाता है गुस्सा, और 20 जून 1756 ईस्वी को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लेता है। कौन? सिराजुद्दौला। चलिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कब किया था? आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 20 जून 1756 ईस्वी में। अभी एक महत्वपूर्ण घटना आने वाली है, चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए फोर्ट विलियम पर जब उसने वहाँ पर हमला किया था, अब आ गई है आपकी ब्लैक होल की घटना। देखिए ये आपने पढ़ी होगी ब्लैक होल की घटना, काफ़ी बार, सैकड़ों बार, हज़ारों बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है कि ब्लैक होल की घटना क्या थी, या फिर ब्लैक होल की घटना कब घटी थी। आपको याद रखना है दोस्तों, ब्लैक होल की घटना घटी थी 20 जून 1756 ईस्वी में। अब देखिए ये कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, क्या है इसके बारे में किसी को अच्छे से जानकारी नहीं है, लेकिन एक अंग्रेज अधिकारी था J.Z. हालवेल, या फिर हम इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं सिर्फ हालवेल, इसके द्वारा बताई गई यह घटना है। जैसा मैंने बताया था कि इसमें होता क्या है इस घटना में, जैसे कि मैंने बताया फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने वहाँ पर आक्रमण किया था, तो वहाँ से उनने
146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था। उस युद्ध में क्या होता है, 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया था सिराजुद्दौला ने, और एक छोटी सी कोठरी थी 18 गुणा 14 फुट की, उस कोठरी में इनको बंद कर दिया। अब आप ही सोचिए 146 व्यक्ति के 18 गुणा 14 फुट की एक कमरे में आ सकते हैं क्या? मुमकिन ही नहीं है ये। तो उसके बाद वह अपनी जो हालवेल है उसके बाद क्या कहता है कि 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर 18 गुणा 14 फुट की एक कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें अगले दिन मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे थे। इस कहानी को कई सारे इतिहासकार बोलते हैं कि ये मनगढ़ंत कहानी है, और हालवेल ने जो इस घटना का जो उल्लेख किया है वह इनकी एक पुस्तक है अलाइव द वंडर। ये आपको याद रखनी है दोस्तों, अलाइव द वंडर पुस्तक किसने लिखी है? यह लिखी है हालवेल ने। या क्वेश्चन ऐसा भी बन जाएगा कि ब्लैक होल की घटना का उल्लेख हमें किस पुस्तक में मिलता है? तो ब्लैक होल की घटना का उल्लेख हमें मिलता है अलाइव द वंडर पुस्तक में, और यह पुस्तक लिखी है हालवेल ने। 20 जून 1756 ईस्वी को यह घटना होती है। या फिर दोस्तों क्वेश्चन ऐसा ही बन जाएगा कि ब्लैक होल की घटना का उल्लेख किस व्यक्ति ने किया है? तो वह किया है हालवेल ने। तो जो 23 व्यक्ति ये बचे हुए होते हैं, उन्हीं 23 में से एक व्यक्ति हालवेल भी होता है, जिस कारण जो इस घटना का उल्लेख करता है। चलिए ठीक है। इसी के साथ ही दोस्तों उस समय के एक बहुत बड़े एक लेखक हुआ करते थे, मुस्लिम लेखक थे गुलाम हुसैन। तो गुलाम हुसैन की एक पुस्तक थी सियारुल मुत्खैरिन। इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है, IAS PCS के एग्जाम में पूछ लिया गया है ये कि सियारुल मुत्खैरिन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं गुलाम हुसैन। तो जिस समय पे हालवेल ने अपनी ये वाली घटना का उल्लेख किया था, ब्लैक होल की घटना का उल्लेख, इस समय ये जो गुलाम हुसैन थे लेखक थे, बहुत ही चर्चित लेखक थे, बहुत ही बड़े लेखक थे, लेकिन इनकी इस पुस्तक में इस घटना का किसी भी प्रकार का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है, जिस कारण से अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो यही कहते हैं कि जो ये कहानी बताई गई है ब्लैक होल की, जो ट्रेजेडी है ये बताई गई है, ये एकदम से मनगढ़ंत कहानी है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो भारत में जो अंग्रेज गवर्नर जनरल थे उस समय, उनको उकसाया जा सके और सेना वहाँ मंगाई जा सके, और उनको गुस्सा जो होता है ना कि बती इतने सारे हमारे सैनिकों को तुमने कोठरी में बंद कर दिया, जिसके कारण से हमारी जो ब्रिटिश सरकार है उसको गुस्सा आए, भारत में वो आक्रमण करें। तो यह एक बताया गया है कि कुछ इस तरह से जो हालवेल करना चाहता था, लेकिन एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है तो हमको पढ़ना है ये। चलिए ठीक है। अब देखिए होता क्या है फिर, 2 जून 1757 ईस्वी को एक संधि होती है। तो देखिए फिर होता क्या है, एक संधि होती है, उस संधि के बारे में बाद में बताऊंगा। उससे पहले कि हम एक बात जान लेते हैं कि जब फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने आकर आक्रमण कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था और अंग्रेजों को बंदी बना लिया था, लेकिन जब इस घटना का जो ये घटना हुई होती है, इसका जो समाचार कलकत्ता तक पहुंचता है, तो वहाँ पर क्या होता है, कलकत्ता के पतन का समाचार मद्रास पहुँचने पर वहाँ जो क्लाइव और वॉटसन होते हैं, उनके नेतृत्व में एक सेना पहुँच जाती है। लो भैया, अब क्लाइव का भी यहाँ पर से उदय होना, मतलब क्लाइव का आना भी शुरू हो गया है कि कलकत्ता के पतन का समाचार भैया मद्रास तक पहुँच गया। इस समय जो था मद्रास जो था अंग्रेजों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हुआ करता था, तो मद्रास तक एक खबर पहुँच गई कि कलकत्ता पर सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया है, इतने सारे अंग्रेज मार दिए हैं। तो मैंने अभी बताया था ना कि आपको कि अलीनगर इसने उसका नाम रखा हुआ था कलकत्ता का, तो यहीं से जब इसकी विजय के बाद रखा हुआ था। तो चलिए ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो जब उसको समाचार मिलता है क्लाइव को कि कलकत्ता कलकत्ता के पत्तन पर वहाँ सिराजुद्दौला ने अपना अधिकार जमा लिया है, तो वह क्या करता है, तुरंत वहाँ से निकलता है और क्लाइव और वॉटसन के नेतृत्व में एक सेना पहुँचती है बंगाल। और इसी के साथ क्या होता है, जब वह सेना बंगाल पहुंचती है तो सिराजुद्दौला जो है स्थिति को भांप लेता है और एक संधि करने के लिए राजी हो जाता है। किसके साथ? क्लाइव के साथ। तो 1757 ईस्वी में एक संधि होती है, अलीनगर की संधि। अलीनगर उस समय कलकत्ता को उसने नाम दिया हुआ था, तो इस कारण से संधि का नाम भी अलीनगर पड़ गया। चलिए हम लोग जानते हैं इस संधि के बारे में। तो अलीनगर की संधि आपको याद रखनी है, कब हुई थी? यह हुई थी 9 जनवरी 1757 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, आपको याद रखनी है। अलीनगर की संधि कब हुई थी? अलीनगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 ईस्वी में। और किस किस के मध्य हुई थी? सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच में। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि ब्लैक होल की घटना के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो उसके बाद कौन सी संधि होती है? अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला व क्लाइव के बीच में। और इसमें कुछ बातें रखी जाती हैं, वो बातें क्या हैं कि कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित, मतलब कि जो सिराजुद्दौला ने अभी तक जिन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था, जो अंग्रेजों के क्षेत्र थे,
सिराजुद्दौला उन क्षेत्रों को वापस कर देगा। चलिए ठीक है। और इसी के साथ ही उनको वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। देखिए, कंपनी को स्थलों को दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई थी। अभी मैंने आपको बताया ना कि जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है तो फ्रांसीसी और अंग्रेज जो है अपनी गोदामों को दुर्गीकृत करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर सिराजुद्दौला मना करने लग जाता है। लेकिन जब अलीनगर की संधि होती है, यहाँ पर वह मजबूर हो जाता है और कंपनी को स्थलों को दुर्गीकृत करने की भी अनुमति देता है, साथ ही साथ में सिक्के ढालने की भी अनुमति प्रदान कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया है अलीनगर की संधि तक। तो आगे जो हमारा जो पार्ट 2 आएगा, क्योंकि एक ही पार्ट में इतनी सारी बातें मैं आपको बताऊंगा, आपको ही पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, बातें समझ में नहीं आती हैं। तो आपको एक इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। मैं ऐसा ही करता हूँ, जब भी किसी चैप्टर को लंबा चलना होता है तो मैं उसके 2 पार्ट कर लेता हूँ। हम 2 पार्ट में क्या पढ़ेंगे, देखिए दूसरे पार्ट में हमारा आने वाला है प्लासी का युद्ध आने वाला है, मीर जाफ़र आएगा दोस्तों, उसके बाद मीर कासिम भी आएगा, बक्सर का युद्ध भी आएगा। तो अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है हमें बंगाल में, काफ़ी लंबा खिंचने वाला है चैप्टर, जहाँ तक 2 या 3 पार्ट इस चैप्टर के बनने वाले हैं। बंगाल में द्वैध शासन भी हम लोग पढ़ेंगे, इलाहाबाद की संधियाँ पढ़ेंगे। तो पार्ट 2 में आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। तो और दोस्तों, अगर आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया गया है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो और दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में।